नमस्कार। आज यातायात प्रभाग की तरफ से मैं आपको ई चालान संबंधी जो भारत सरकार का एसओपी निर्गत हुआ है और जिसको बिहार सरकार ने अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ई चालान एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत यातायात कानून के प्रवर्तन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। बिहार राज्य में नवंबर 2023 के बाद से मैनुअल चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्णतः रोक दी गई है और ई चालान की प्रक्रिया निम्नलिखित माध्यमों से की जा रही है। जैसे सभी थानों को करीब 2000 के आसपास हैंडहेल्ड डिवाइसेस उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके माध्यम से ई चालान की प्रक्रिया की जा रही है। उसी प्रकार 4 स्मार्ट सिटी, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ, इससे आप अवगत हैं, वहाँ पर जो ICCC कार्यरत है उसके माध्यम से ई चालान की प्रक्रिया की जा रही है। उसी प्रकार करीब 61 हाईवे पेट्रोल व्हीकल के माध्यम से भी ई चालान की प्रक्रिया नेशनल हाईवेज़ पर की जा रही है। और इसके अलावा राज्य के टोल प्लाज़ा पर ई डिटेक्शन पोर्टल के माध्यम से जो दस्तावेजी त्रुटियां होती हैं उनके माध्यम से उन मामलों में भी ई चालान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। भारत सरकार ने हाल ही में एक विस्तृत दिशा निर्देश इस मामले में निर्गत किया है, जिसको बिहार सरकार ने स्वीकार किया है। उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि वाहन स्वामियों या चालकों का जो मोबाइल नंबर है और पता है उसको आद्यतीकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके संबंध में सरकार की तरफ से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाना है और इस हेतु 3 महीने का एक विंडो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत सभी वाहन स्वामियों को और चालकों को अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना होगा सिस्टम में। यदि उस समयावधि के अंदर वो इसको नहीं कर पाते हैं तो उनका जो DL है या RC है या PUCC है, इसके नवीनीकरण पर रोक लग जाएगी और DL और RC का 3 महीने से अधिक समय तक निलंबन तक हो सकता है। वर्तमान में QR कोड आधारित अद्यतीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसको और ज़्यादा व्यापक बनाया जाना है 3 महीने के विंडो के साथ। इसके बाद सब्सिक्वेंट ये प्रक्रिया जो है वो वर्ष में एक बार चलाई जाएगी, ताकि जो भी मोबाइल नंबर या पता चेंज हो रहा है उसको अद्यतीकरण किया जा सके। जो दूसरा स्तर है वो है रिकॉर्डिंग, जो ऑफेंसेस की रिकॉर्डिंग होती है और उसकी निगरानी होती है, उसके बारे में। इसमें भी जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर एक डैशबोर्ड निर्माण करने का प्रावधान किया गया है और जो हम लोगों ने बड़ी संख्या में बॉडी वॉर्न कैमरा प्रोक्योर किया है, जिसको सभी यातायात कर्मी पदाधिकारियों को पहनने की अनिवार्यता होगी और उसके माध्यम से भी साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा सकेगी। BWC यानी बॉडी वॉर्न कैमरा में LPR यानी लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन सिस्टम भी लगाए जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है, ताकि उस कैमरे के माध्यम से भी जो वो अपने शोल्डर पे पहनता है उसके माध्यम से भी चालानिंग की जा सके। तीसरा जो बिंदु है वो है उल्लंघनकर्ता की पहचान और चालान का निर्गमन। इसमें मैंने पहले भी आपसे साझा किया है कि जो यातायात उल्लंघन के विरुद्ध चालान निर्गत हो रहे हैं उसमें ऑफेंसेस का जो डिटेक्शन है वो HSD या अन्य कैमरों के माध्यम से ही हो। कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मोबाइल के माध्यम से वो कैप्चर किया जाता है ऑफेंस और उसको फिर बाद में HSD के माध्यम से चालानिंग की जाती है। इसमें कई बार शिकायतें भी आई हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरी तरह से अवैध घोषित किया गया है कि अपने मोबाइल के माध्यम से वो कभी भी कोई फोटोग्राफिक साक्ष्य इकट्ठा नहीं करेंगे, केवल वो HSD के माध्यम से ही करेंगे या अन्य जो माध्यम मैंने पहले आपको बताया उसके माध्यम से करेंगे, ताकि उसमें 3 स्टैंपिंग यानी लोकेशन की, डेट की और टाइम की स्टैंपिंग क्लियर कट रहे।
दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक चालान जो है वो पंजीकृत वाहन मालिक के नाम पर ही जारी किया जाएगा। ऐसी भी कभी कभी संभावना होती है कि जैसे टू व्हीलर में पंजीकृत वाहन चालक जो है, वाहन स्वामी जो है वो गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में प्रावधान है एमवी एक्ट में कि वो इसको जा करके चैलेंज कर सकते हैं और जो एक्चुअल ड्राइवर है उसके नाम से चालानिंग हो सकती है। दूसरा, इसमें जो चालानिंग हो रही है उसमें अपराध और जुर्माने की सूचना उनको 2 माध्यमों से दी जानी है। पहला जो डिजिटल माध्यम है यानी SMS के माध्यम से 3 दिन के अंदर वो सूचना चली जानी चाहिए, और दूसरा भौतिक रूप से यानी पोस्टल माध्यम से भी 15 दिन के अंदर ये सूचना उनको डिलीवर की जानी चाहिए। इसके साथ साथ एक पोर्टल पर भी जितने चालान हो रहे हैं उनका एक डाटा वहाँ संधारित किया जाएगा, ताकि जो हमारे प्रवर्तन अधिकारी हैं वो उसको नियमित रूप से निगरानी रख सकें। जो चौथा इश्यू है इसमें वो है चालान की स्वीकृति और भुगतान। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए यदि कोई शिकायत हो रही है तो उसका कैसे निष्पादन हो रहा है, इसकी ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। आमतौर पे जो चालान नोटिस जारी हो रही है उसके 30 दिन के अंदर कोई भी शिकायतकर्ता इसको कॉन्टेस्ट कर सकता है। यदि 30 दिन के बाहर वो जाता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि उसने इसको स्वीकार कर लिया है, और यदि 30 दिन के अंदर कॉन्टेस्ट करता है तो उसमें एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बताऊंगा। अब जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चालान हमारे खिलाफ हुआ है तो उसको 90 दिन के अंदर भुगतान किया जाना है, और यदि वो इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से DL या RC को निलंबित किए जाने का भी प्रावधान इस SOP में किया गया है। हालांकि 90 दिनों की अवधि पूरी होने से 15 दिन पहले से ही प्रतिदिन DL RC के निलंबन या रद्दीकरण का अलर्ट नोटिस जारी करने का भी प्रावधान है, ताकि जो इसमें ऑफेंडर है उसको पर्याप्त सूचना रहे और वो उसका अनुपालन कर सके। यदि इस तिथि के भीतर चालान का निपटारा नहीं किया जाता, इस समय अवधि के भीतर यानी 90 दिनों के अंदर, तो वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड की लिस्ट में चिन्हित किया जाएगा, और सक्षम प्राधिकार जो हैं वो MV एक्ट की धारा 19(1)D और धारा 53(1)A के तहत क्रमशः ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का पंजीकरण लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकेगा। मैंने आपसे पहले चर्चा की चुनौती प्रक्रिया के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ई चालान को चुनौती देने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा, चालान जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर यदि आप असंतुष्ट हैं, कोई ऑफेंडर असंतुष्ट है, तो वो ये शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है। उसकी ऑनलाइन सिस्टम भी होगी, और यदि शिकायत का समाधान निर्धारित अवधि जिसको सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना है, कौन सी अवधि के तहत उनको उसका निष्पादन करना है, नहीं किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि चालान रद्द कर दिया गया है, यानी ऑफेंडर को अब इस मामले में कोई जुर्माना भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि शिकायत निवारण प्राधिकरण चालान नोटिस को बरकरार रखता है या चालान राशि कम करता है तो इसका भुगतान भी आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर करना होगा। इसके निर्णय को यदि आप फर्दर चैलेंज करना चाहते हैं तो इसमें चालान राशि का कम से कम 50% राशि सुरक्षा के रूप में जमा करना पड़ेगा, तभी आप आगे इस निर्णय को भी चैलेंज कर सकते हैं। और चालान जारी होने की तिथि से 90 दिन पूरे होने पर या DL RC के निलंबन पश्चात सभी बकाया कंपाउंडेबल चालान को वर्चुअल कोर्ट में भेजा जाएगा। अब बात उठती है कि जुर्माना तो हो गया, लेकिन जुर्माने की वसूली किस हद तक है। तो SOP में ये प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की वसूली जो है वो 90% से अधिक हो, इस हेतु सभी प्रयास किए जाएं। जो प्रयास उन्होंने इनलिस्ट किया है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। निर्गत चालान की जानकारी वाहन चालक या स्वामी को उनके फ़ोन नंबरों पर लिंक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, और वाहन और सारथी में दिए गए संपर्क नंबर का आधारित अपडेशन, विभिन्न संपर्क बिंदु जैसे वो फास्टैग के माध्यम से आते हैं, सिस्टम से हमारे जुड़ते हैं, या PUCC के माध्यम से हमारे सिस्टम से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर भी वो अपने मोबाइल नंबर और जो पता है उसको अपडेट कर सकते हैं।
स्वचालित कॉल यानी कॉल सेंटर के माध्यम से उनको कॉल भी किए जाने का प्रावधान है। और लंबित चालान के लिए एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से हर 30 दिन में नियमित स्मारक भेजे जाने का प्रावधान है। तो हमें उम्मीद है कि इन सब प्रक्रियाओं से जो मानक संचालन प्रक्रिया है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, इसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और जो हमारा इन्फोर्समेंट है उसका प्रभावी कार्यान्वयन हो सकेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और जो दक्ष माध्यम से इसको यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, ताकि सड़क सुरक्षा जो है वो बेहतर हो और सड़क पर जो यातायात है वो सुगम हो। थैंक यू।